अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर डिजिटल की चैनल से और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिज़ान बैंक के हवाले से। जो मेरा इसका तकरीबन 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूं और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा वो। और ओवरऑल अगर मैं अभी अभी तक के जो एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं कहूँगा कि तकरीबन लाख दी लानत है। कई चीज़ों के बाद से ये बहुत ही घटिया सर्विस है और वही मैं स्टेप बाई स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो मेरा अकाउंट था वो आसान अकाउंट बना था सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे, और उसमें इन्होंने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया कि भैया इसकी जो लिमिट होती कितनी है, यानी कि पर मंथ है या क्या होती है। क्योंकि 5 लाख की लिमिट होती थी तो आप सीधा सीधा बताएं कि भाई एक महीने में आप 5 लाख रिसीव कर सकते हैं मैक्सिमम, या आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो बात उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं की थी। अब यही कहा कि जी 5 लाख की लिमिट होती है। मतलब अगर इजी पैसा जैस कैश आप देखें उस टाइम उनकी जो लिमिट होती थी 2 लाख पर मंथ होती थी। तो आपको एक सिंपल पता होता है कि भाई आपकी इतनी लिमिट है। इनकी ऐप में कहीं पे भी शो नहीं होता था। अब जब मेरी 5 लाख की लिमिट पूरी हुई तो उस टाइम भाई वो मेरे पैसे फंस फंस गए। मैं किसी को सेंड ही नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने हेल्पलाइन से ही पता किया और इन्होंने उनको ही नहीं पता था कि भाई मसला क्या है। फिर बैंक गया, बैंक जाके चेक किया तो फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी जो लिमिट है वो पूरी होगी, इस वजह से आप जो है आप मजीद पेमेंट्स वगैरह सेंड नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अकाउंट को अपग्रेड करवाना पड़ा करंट अकाउंट में। अब उसके लिए भी आपका कोई बिजनेस वगैरह होना चाहिए, कोई बिजनेस प्रूफ आपका होगा तभी आप जो है उसको अपग्रेड करवा सकते हैं, कोई कारोबार वगैरह। आपको खुशकिस्मती ये थी कि मेरे जो छोटे भाई की जो दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग की, तो उसका मैंने एक लेटर हेड बना लिया, उस पर अपना नाम भी लिखा, साथ अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखा, एड्रेस और तमाम चीज़ें। और फिर वो बैंक गया और वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। बैंक का बंदा फिर आया, उसने आके वो बिज़नेस प्रूफ चेक किया, यानी दुकान देखी, और फिर मेरा अकाउंट जो है वो अपग्रेड हुआ। लेकिन जितने जितने दिन तक वो ये सारा प्रोसेस चलता रहा तब तक मैं पेमेंट वगैरह सेंड नहीं कर पा रहा था, तो ये मसला मेरे लिए सरदर्द बना रहा। अच्छा, अब उसके बाद एक बात की जाए जो इसे कार्ड की, तो कार्ड के हवाले से ये था कि मैंने उस टाइम नॉर्मल कार्ड बनवाया था, 1600-1700 रुपये सिल्वर का कार्ड था, वो मास्टर कार्ड था उस टाइम का। अब उसका भी मसला ये था कि उसकी जो 1700 से 1800 रुपये मेरा ख्याल है कि सालाना फीस होती है। लेकिन जो उसकी लिमिट थी वो 2.5 लाख रुपये थी कि अगर मैं किसी बैंक में सेंड करना चाहता तो मैक्सिमम जो है मैं दूसरे बैंक पे मिज़ान से 2.5 लाख रुपये सेंड कर सकता था एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर अभी मेरे जो अपनी उसकी लिमिट्स वगैरह बढ़ाने का सोचा तो मैंने कहा अपने जो अकाउंट थे उसको अपग्रेड करवाया, जो कार्ड था मेरा तो मैंने नया कार्ड इशू करवाया। अब मैंने जो है मिज़ान का मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास वीज़ा प्लैटिनम कार्ड है, शायद एक दफ़ा मैं उसका नाम चेक करके आपको बताता हूँ। जी, मिज़ान का वीज़ा प्लैटिनम कार्ड है मेरे पास। अब इसकी जो तकरीबन सालाना फ़ीस होती है वो 5800 रुपये करीब होती है, वो कटती है। अब देखिए, मैंने ये इसलिए करवाया कि इसकी जो लिमिट होती है वो 10 लाख रुपये तक हो जाती है, यानी मैं किसी भी दूसरे बैंक पे 10 लाख रुपये भेज सकता हूँ। अब देखिए, लिमिट इंक्रीज़ करवाने का मकसद ये होता है कि आपको सहूलत मिले। अब 1700 रुपये वाला कार्ड भी था, मैं उसमें 2.5 लाख रुपये सिर्फ सेंड कर सकता था। मैंने 10 लाख रुपये वाली लिमिट इसलिए कराई ताकि मुझे सहूलत मिले, लेकिन वो सहूलत से ज़्यादा आपके लिए अज़ाब भी है और आपको ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है। अब मैं आपको दिखाऊँ अगर इनके कार्ड्स के हवाले से बात, तो अगर आप सिंपल मिज़ान वीज़ा कार्ड सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इनके वीज़ा डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन नज़र आएगा इनकी वेबसाइट पे। मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ से ऑन कर लूँ ताकि आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप नज़र भी आए। अब मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे अगर आप आगे देखें, यहाँ पे जो वीज़ा डेबिट कार्ड है, अब इसमें आपके पास जो है 3 कार्ड हैं, एक तो ये सिल्वर, एक गोल्ड और एक वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। अब इनकी यहाँ पे चार्जेस वगैरह और यहाँ पे तमाम डिटेल्स लिखी हुई है। अब फीस एंड चार्जेस की बात करें, वीज़ा सिल्वर कार्ड की जो है 2100 रुपये सालाना और प्लस टैक्स है, और जो वीज़ा का गोल्ड कार्ड है उसके जो है 2500 रुपये पर जो सालाना टैक्स और चार्जेस वगैरह हैं, और उसमें 2500 रुपये से अलावा जो है आपका टैक्स वगैरह भी कटेगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, वो 300-400 जितना भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो एक लिमिट चेक करें। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड जो इसकी लिमिट है, तो इसमें जो जो ट्रांजैक्शन लिमिट है ना, मैक्सिमम जो आप सेंड कर सकते हैं 2.5 लाख रुपये। अब ये 2100 रुपये वाला कार्ड है, इसमें मैक्सिमम आप 2.5 लाख रुपये सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। चलिए जी, ठीक है, समझ आती है ये बात। और फिर जो अगर बाकी तमाम यहाँ पे आपको इसकी जो डिटेल्स वगैरह वो नज़र आ जाती हैं। अब अगर हम नीचे आएँ तो फिर दूसरा जो कार्ड है, अब वो कार्ड जो है वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड है, और वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड के चार्जेस ऊपर चेक कर लेते हैं दोबारा यहाँ पे कितने हैं, कि वो है जी 2500 रुपये सालाना है। और इसमें भी देखिए कोई आपको अपग्रेड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यानी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो मैक्सिमम 2.5 लाख ही। आप एक ट्रांजैक्शन जो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं सेंड कर सकते। अब ये मसला, और फिर जो 5 लाख रुपये आप किसी दूसरे बैंक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये इनकी लिमिट्स पर यहाँ पे शो हो जाती हैं। थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र विद इन मिज़ान जो है तकरीबन ये 1 लाख तक है। फिर ये थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र विद इन मिज़ान 5 लाख है ऑन अकाउंट, और बाकी जो है ये इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है 2.5 लाख रुपये की लिमिट है यहाँ पे। अच्छा जी, चलें, और मैंने जो कार्ड इशू करवाया वो है वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। अब उसकी बात कर लें कि उसमें जो मसला है, मैंने ये सहूलत के लिए कार्ड ऑर्डर करवाया था, लेकिन
सहूलत से ज़्यादा वो भी झंझट है। इसके चार्जेस चेक करें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5500 पर एनम जो है, प्लस टैक्स से तकरीबन 5800 या ऐसे कुछ मेरे ख्याल से बन जाते हैं ये। एटीएम विड्रॉल भी 24 रुपये के करीब जो इसके चार्जेस वगैरह हैं, बैलेंस इंक्वायरी 5 रुपये। अब यहाँ पे इसकी आप लिमिटेशन जो है, ट्रांजेक्शन लिमिट्स वो चेक करें। अब एक बंदा जो है सहूलत के लिए कार्ड ले रहा है, लेकिन इसको भी कोई सहूलत नहीं मिल रही। यहाँ पे जो पर ट्रांजेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र करने हैं, यानी मैंने किसी मिज़ान से फर्ज करें फैसल बैंक या हबीब बैंक या किसी और बैंक पे सेंड करने, मैं 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक ट्रांजेक्शन में सेंड नहीं कर सकता। आजकल जो है अब हुकूमत ने ये रूल बनाया हुआ है कि जी आपको जो टैक्स लगता है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, अब वो 0.01% है मेरे ख्याल से। तो अगर आप 2 लाख रुपए भी सेंड करेंगे तो आपके जो चार्जेस हैं वो 200 रुपये मैक्सिमम है। अब 2 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, आप जो जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन करें, आपके 200 रुपये ही चार्जेस होंगे, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होंगे। अगर आप 1 लाख रुपए सेंड करेंगे तो 100 रुपये चार्जेस, 2 लाख करेंगे 200, 2.5 लाख रुपए भी सेंड करेंगे तो आपके चार्जेस 200 ही हैं। अब इस लिमिट की वजह से देखिए 2 मसले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरे लगे। अब ये कि अगर मैंने किसी बंदे को 10 लाख रुपए सेंड करने हैं, मैंने जो कार्ड अपग्रेड करवाया, मैं 5800 या 6000 रुपये भर रहा हूँ, सहूलत के लिए भर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सहूलत नहीं, झंझट है। अगर मैंने किसी को 10 लाख रुपए सेंड करने हैं, मैं उसको 2.5 लाख रुपए की 4 ट्रांजेक्शन करूँगा, 4 ट्रांजेक्शन करूँगा, तब जाकर उसको 10 लाख रुपए सेंड होंगे। मैं एक ही बार एक ही ट्रांजेक्शन में उसको 10 लाख रुपए सेंड नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे टैक्स वाला चक्कर भी है, यानी कि ये लूट मार है सीधी सीधी, कि अब जो है 10 लाख रुपए अगर मैं सेंड करने हैं, तो अगर मैं एक ही ट्रांजेक्शन करूँ 200 रुपये चार्जेस होने चाहिए थे मेरे, लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि 4 ट्रांजेक्शन करूँगा 2.5 लाख रुपए की, तो जो मैक्सिमम 200 रुपये चार्जेस हैं उसके, तो 800 रुपये जो है वहाँ पे मेरा टैक्स भी कट जाएगा। एक तो मैं 6000 रुपये काट के भर रहा हूँ, लेकिन वो भी अलहदा हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, सिर्फ ये इन्होंने मुझे ये सहूलत दे दी कि जी मैं 10 लाख रुपये भेज सकता हूँ, लेकिन टैक्स यहाँ पे 600 रुपये मेरे से हर ट्रांजेक्शन पे कटेगा। अगर फर्ज करेंगे मैं डेली भी जो है ट्रांजेक्शन करता हूँ 10-10 लाख रुपये की भी, तो वहाँ पे भी ये हिसाब किताब होगा। और इसमें फिर ये भी है कि आप देखिए, जो बंदा भी अब एक क्लाइंट को डायरेक्टली वो 10 लाख रुपये सेंड नहीं करेगा, लाजमी नहीं कि आप एक ही क्लाइंट को रोज़ रोज़ 10 लाख सेंड करें। अगर फर्ज करें आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन भी करते हैं, किसी को 50, किसी को 1 लाख 2 लाख, इस तरह अगर 10 लाख रुपये भी सेंड करूँगा तो इस पर 1000 रुपये जो है डेली का चार्जेस, महीने के 30,000 रुपये सीधे सीधे तो आपके यही गए। साल के आप लगा लें कितने बनते हैं आपके, ये टैक्स है यहाँ पे, इनके घटिया चीज़। और उसके बाद एक चीज़ और भी जो घटिया है कि मैं इसे अगर नया पे में ट्रांजैक्शन करना चाहूँ तो मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकता नया पे। हालांकि मेरे कार्ड की लिमिट देखिए 10 लाख रुपये है, लेकिन मैं इसके बावजूद यहाँ से अगर मैं नया पे सेंड करूँगा अपने मिज़ान बैंक से, और 10,000 से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकता डेली के। ये मसला जो कि घटिया बात है भाई। अगर आप मेरा जब अपना एक बेहतर कार्ड ले रहा हूँ, बड़ा कार्ड ले रहा हूँ, तो मेरे तमाम ऑप्शन वहाँ पे इंक्रीज़ होने चाहिए, लेकिन नहीं। इसी तरह से अगर मैं इजी पैसा पे जैज़ कैश पे सेंड करना चाहूँ तो मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो 25,000 रुपये, और बाद बार मेरे पास एरर आता है कि जी आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 20,000 रुपये है। यानी मैं एक दिन में किसी इजी पैसा पे जो है 20,000 से ज़्यादा नहीं सेंड कर सकता, और वो सिर्फ डेली की लिमिट है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक बंदे को जो है 20,000 सेंड कर दिए, अब किसी और के इजी पैसा पे मैं दोबारा से 20,000 भेज सकता हूँ, नहीं। 20,000 भेज दिए मैंने आज इजी पैसा पे, अब मैं किसी भी क्लाइंट के किसी भी बंदे के इजी पैसा पे दोबारा पेमेंट नहीं भेज सकता। ये भी इंतहाई घटिया चीज़ है। हालांकि छोटे भाई का जो फैसल बैंक में अकाउंट है, वहाँ पे उसका जो कार्ड भी नॉर्मल वाला है, मेरे ख्याल 1700-1800 रुपये वाला कार्ड है, वही जिसकी नॉर्मल लिमिट होती है। वहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे मैंने जो है इजी पैसा पे 40,000 रुपये की भी ट्रांजेक्शन करके देखी है, वो ईजिली हो जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ आती है। अच्छा, इसके बाद इनकी जो एप्लीकेशन है वो इंतहाई घटिया है। अभी जो तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि इनकी एप्लीकेशन 1-1.5-2 घंटा 3 घंटे तक लोड ही नहीं होती। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा चला के, और उसमें ये देखें कि जो इनकी एप्लीकेशन है वो लोड ही नहीं हो रही है। 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप वेट करते रहेंगे, उनकी ट्रांजेक्शन जो एप्लीकेशन है वो लोड नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बात 1-1.5-2 घंटे तक मुझे वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप ये वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकेंगे जब आपका वो अकाउंट वहाँ पे लॉगिन होगा। जबकि उससे अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये इंटरनेट का मसला है, क्योंकि सेम इंटरनेट कनेक्शन पे मैंने इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सादा पे, मैं सारे यूज़ करता हूँ। उनको ओपन किया फ़ौरन के फ़ौरन खट से वो ओपन होते हैं, उन पर ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे मिज़ान बैंक की जो एप्लीकेशन है वो इनकी लोड ही नहीं होती। ये भी इनका एक बहुत ज़्यादा मसला। फिर एक चीज़ जो है मेरे साथ जो एक और मसला आया, अब वो ये था कि शायद 2021 में ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पास कोई पेमेंट आई। अब मेरे पास जो है तकरीबन जो मैं जैसे मेरा काम चल रहा था, तो काफ़ी सारी पेमेंट्स वगैरह आती रहती हैं। अब 8,500 रुपये का कोई मसला था। अब किसी बंदे ने फर्ज करी कि मुझे पेमेंट सेंड कर दी थी। अब
उस बंदे ने जैसे कोई डिस्प्यूट किया या रिपोर्ट किया कि जी ये ट्रांजेक्शन वापस होनी है, तो मिज़ान बैंक वालों ने क्या किया कि जी वो पैसे जो है उस बंदे को वापस कर दिए या जो भी किया, लेकिन वो डिस्प्यूट में अमाउंट लगा दी 8,500 रुपये। अब वो 8,500 जो थे, उसका मसला ये आ रहा है कि जब पहले तो मेरे पास जैसे बैलेंस होता था तो मुझे पता ही नहीं चला तकरीबन 1.5-2 साल तक। अब दरमियान में जो है मुझे कुछ पैसों की जैसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सारी अमाउंट जब निकलवाई तो आखिर में आके जैसे जो मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ था, अब फर्ज करें कि जी मेरे पास 40,000 पड़ा हुआ है, अब मैं किसी को 40,000 रुपये जब सेंड करने लगता था वो सेंड ही नहीं होते थे, यानी तो एरर आ रहा था। तो अब वो मैं फिर जब कम अमाउंट सेंड करके ट्राई करता रहा तो तकरीबन 30-31,000 सेंड हो जाते थे। फिर जब मैं इनके बैंक गया, वहाँ जाके पता चला तो उन्होंने कहा कि जी आपके लिए फलां तारीख की जो है एक ट्रांजैक्शन है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है ये, तो 8,500 रुपये उस वजह से वो मसला है, तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि मेरे पास वहाँ पे वो कटे भी नहीं, बैलेंस भी पूरा शो होता है, 40,000 ही शो होगा, वहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आती, ना मुझे मिज़ान बैंक की तरफ से कोई कॉल आई, ना कोई इनकी वार्निंग आई कि ना भाई अगर मेरे अकाउंट में कोई पेमेंट आई है, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें उसके बारे में कि क्या चीज़ है, क्या मसला है, और मुझे बताएं। अगर आप रिफ़ंड भी होनी है, अगर वापस भी करनी, मुझे पता तो होना चाहिए, लेकिन मुझे वो पता ही नहीं। अब वो 8,500 रुपये, अभी भी मेरे साथ ये मसला है, 8,500 रुपये जो है वो सेंड नहीं हो सकते। अभी अगर मेरे पास फर्ज करें कि जी 1,00,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं 1,00,000 अगर सेंड करना चाहूँगा मिज़ान से मिज़ान या मिज़ान से किसी और बैंक पे भी, वो 1,00,000 सेंड नहीं होंगे, मुझे तकरीबन जो है 91,500 सेंड करने पड़ेंगे। 8,500 मतलब खुद मुझे उसमें माइनस करके बाकी अमाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और 8,500 रुपये कम से कम मेरे अकाउंट में रहने चाहिए। वहाँ पे ये मसला भी आया था, और फिर मैं यहाँ पे कंप्लेन भी करने गया, तो अब इनका एक घटिया सिस्टम और है कि अब मेरा जो एरिया है यहाँ पे मिज़ान बैंक की ब्रांच खुल गई है। अब यहाँ पे जाके अगर इनको बोले कि भाई हमारा ये मसला है, कोई इशू है, तो भाई आपकी ऑनलाइन बैंकिंग किस चीज़ की है यार। अब ये कहते हैं कि नहीं जी आप अपनी ब्रांच जाएँ, वहाँ जाके आपका मसला हल होगा, वही आपका रिकॉर्ड देख सकते हैं, वही आपका सिस्टम देख सकते हैं। ये कराची की बात कर रहा हूँ कि मैं एक एरिया में बैठा हूँ, दूसरे एरिया में मेरी ब्रांच है, लेकिन नहीं जी मुझे मेरे एरिया में सर्विस नहीं मिलेगी, मुझे उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरा अकाउंट है। अब खुदा ना खासा फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा जो है कराची से लाहौर गया हुआ है, वहाँ पे उसका कोई मसला आ जाता है, तो उसका वो मसला हल ही नहीं होगा। अगर हेल्पलाइन वाले भी करेंगे कि आप ब्रांच ले जाएँ या आप लाहौर में किसी मिज़ान बैंक की ब्रांच ले जाएँ, वो आपको कहानी सुनाएंगे कि नहीं जी हम तो ये मसला हल ही नहीं कर सकते, हमारे पास तो आपका रिकॉर्ड, हमारे पास डेटा शो नहीं होता। जहाँ पर आपका अकाउंट जिस ब्रांच में आपने ओपन करवाया था, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आप ये अपना मसला हल करवाएं। तो अब वो लाहौर से बंदा कराची आएगा कि इस सूरत में, इनकी ये भी चीज़ घटी है। और फिर ऐसा भी एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ, वो ईद का मौका था कि मैंने किसी बंदे को जो है पेमेंट ट्रांसफ़र की मिज़ान बैंक से, उसके पास शायद यूबीएल था या कौन सा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अगले बंदे को वो पेमेंट नहीं मिली। अब वो पेमेंट नहीं मिली तो फिर उसकी कंप्लेन करनी पड़ती है। अब कंप्लेन का भी इनका ये टाइम है मिज़ान बैंक का कि जी 24 घंटे से पहले आप कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवा सकते, वो नहीं होगी। 24 घंटे के बाद जो गुजर जाने के बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जी आपकी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, अगले बंदे को नहीं मिलती या आपको रिवर्स नहीं होती, तो तब जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर वो कंप्लेन रजिस्टर होगी, और कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद भी मेरे ख्याल से कहते हैं कि जी 7 वर्किंग डेज़ का आपके पास टाइम होता है। 7 वर्किंग डेज से मुराद ये है कि आपका उसमें से हफ्ता इतवार तो गया, पीर से लेके आपका शायद फ्राइडे तक आपके 5 दिन काउंट होंगे, फिर हफ्ता इतवार वो निकल जाएगा, फिर अगला पीर मंगल उसमें शामिल करें, फिर वो 7 दिन बनते हैं आपके। और अगर फिर 7 मेरे साथ जो उसमें मसला ये आया था कि वो 7 दिन गुजरने के बावजूद भी जो कंप्लेन जो थी वो हल नहीं हुई थी, और तकरीबन उसके बाद फिर बताया कि मैक्सिमम आपके तकरीबन 15 वर्किंग डेज़ होते हैं मेरे ख्याल से, और उसके बाद कहीं जाके वो मसला हल हुआ। अगला बंदा भी परेशान, ईद का मौका था और मैं भी यहाँ से परेशान। और उसमें भी ये था कि मैं जब मिज़ान बैंक जहाँ पर मेरा अकाउंट है मैं उस ब्रांच में गया, तो वहाँ पे उन बंदों का रवैया ऐसा था कि भाई उन्हें परवाह ही नहीं थी कि बंदे को मसला है या नहीं है। वो कहते हैं कि आपने एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन की है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करके, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अगर, और ऊपर से इनका हाल ये था, ऐसा मेरे साथ एक दफ़ा 10 दफ़ा हुआ है। महीने की जब एंड होता था तब इनकी फ़ोन आया था, मेरे पास कॉल आती थी कि सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं सर, जी सर ठीक ठाक, और फिर जी कि सर हमारी क्लोजिंग चल रही है तो आप ज़रा अपने अकाउंट में बैलेंस रखिएगा, इसको निकलवाइएगा मत। मतलब पैसे जब आप इनके पास देने चले हो तब ठीक है, अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो फिर फटाफट भी पता भी होगा, आपके पास कॉल भी आ जाएगी इनकी कि अपने जो अकाउंट से बैलेंस निकलवाइएगा मत, हमारी क्लोजिंग चल रही है। लेकिन अगर बंदे का मसला आ जाए तो उसके बाद पूछेंगे नहीं जी हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैनेजर तक का ये हाल था। और जब मैं अकाउंट बनवाने भी गया था तो उस टाइम भी बात हुई थी कि जो वो फॉर्म वगैरह जो मुझे दिया था, तो मैंने अपनी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि मुझे कहते जी SMS अलर्ट्स पर आप एक्टिव करवा लें जी, उसके चार्जेस वगैरह इतने होते हैं। अब फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि आप ये रिसीव करना चाहते हैं SMS अलर्ट या नहीं, तो मैंने इनको साफ बोल दिया था कि भाई मुझे नहीं चाहिए।
तो वो जो अमला बैठा हुआ था वो मुझे फोर्स करने लगा, नहीं जी ये तो आपको लेने पड़ेंगे। मैंने उनको बताया कि जब फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी मर्जी आप लेना चाहते हैं या नहीं, तो फिर तो कहते नहीं जी सर आप मैनेजर से बात कर लें। फिर जी मैनेजर साहब के पास गए, जब मुझे सर्विस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए थी, तो मैनेजर ने क्या करना था। फिर वो मैनेजर साहब भी मुझे कहानियाँ सुना रहे थे कि आप डेली अगर एक सिगरेट ही पी लेते तो सिगरेट का भी इतना खर्चा नहीं होता, उससे ही कम आपके चार्जेस आएंगे यहाँ पे। लेकिन खैर मैंने वहाँ पे वो सर्विस एक्टिव नहीं करवाई थी। और एक मेरे ख्याल ये भी मुझे सुनने में आया कि जो एसएमएस अलर्ट्स हैं वो फ्री हैं, आप उसको बेशक ऑप्ट आउट कर लें, आपको जो उसके चार्ज वगैरह नहीं देने पड़ते। ये हुकूमत की तरफ से, जो स्टेट बैंक की तरफ से शायद कोई पॉलिसी है कि बैंक्स जो हैं एसएमएस अलर्ट फ्री सेंड करेंगे। लेकिन बस इन्होंने चूना लगाना होता है, तो वही बात है। अब यहाँ पे भी जैसे आप देख लीजिए कि हालांकि मैंने 6000 वाला कार्ड लिया इस वजह से कि चलें कि मेरे लिए सहूलत हो जाएगी, लिमिट्स वगैरह बढ़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि 2.5 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करूँगा, 4 ट्रांजेक्शन में करूँगा, वो जो टाइम ज़ाया अलहदा, जो एक सर दर्द है वो अलहदा, और ऊपर से जो टैक्स वाली कहानी है, तो क्योंकि 4 ट्रांजेक्शन करूँगा अगर 2.5 लाख की भी तो 800 रुपये, और अगर मैं छोटी ट्रांजेक्शन करके 10 लाख रुपये डेली के सेंड करूँगा तो डेली का 1000 रुपये मेरा यही गया, महीने के 30,000 तो यही गया। अगर यहाँ पे किसी, मेरा इतना बड़ा फिलहाल सेटअप नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़े कारोबारी भी हैं भी जो ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि 30,000 तक तो सीधा सीधा उनका डेली का यही गया। 12 36 के हिसाब से 3,60,000 रुपये तो ये इस तरीके से कारोबार करने वाला, डील करने वाला को सिर्फ ये टैक्स चला गया। सहूलत की बारी आ जाए तो फिर हम दलील होते रहे यहाँ पे इनसे। अगर आप कोई और कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई और बैंक वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसकी लिमिट 5 या 10 लाख है, तो आप ज़रूर जो है मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सा बैंक जो है इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे अकाउंट बनवा के और फिर मैं उसको यूज़ करके देखूँ कि वहाँ पे क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पे मुझे अभी याद आई कि मिज़ान बैंक से अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो मिज़ान बैंक वाले जो है अच्छा खासा आपका टैक्स काटते हैं, ये ज़्यादा टैक्स काटते हैं। मैं जो है फिर नया पे के ज़रिए जो पेमेंट्स करता रहा था गूगल प्ले स्टोर पे, नया पे वाले बहुत कम टैक्स काटते थे। अब तो ये जो डॉलर रेट का मसला हुआ है तो अब थोड़ा सा वो भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, चार्जेस वगैरह ज़्यादा काटते हैं। लेकिन मिज़ान बैंक वाले तो उस टाइम अच्छी खासी खाल उतार लेते थे आपकी। अगर कोई आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी करेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा आपसे टैक्स काटते थे, तो ये मसला भी आता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, और इसमें मैंने अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।